वेलकम गाइस, आई एम आशुतोष योगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर एम्बिशन पर। आज हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। और वीडियो के लास्ट में हम मिलने वाले नागरिक पुरस्कारों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आज हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बातचीत करेंगे, किसको पहला मिला है, कब शुरुआत हुई है और लास्ट टाइम किसको मिला है। तो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में दुनिया की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ 10 अरब का सौदा रद्द किया है। तो अभी चीन के साथ सऊदी अरामको ने, जो दुनिया की दिग्गज कंपनी है, अभी दुनिया की रैंक में सबसे पहले नंबर की कंपनी है सऊदी अरामको। सबसे ज़्यादा नेटवर्थ वाली कंपनी है ये। दूसरे नंबर की है अमेजन। तो सऊदी अरामको ने अभी चीन के साथ 10 अरब का सौदा रद्द किया है। अब सऊदी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब का सौदा रद्द किया है, तो ये सऊदी अरामको कहाँ है? ये सऊदी अरब की कंपनी है जो तेल और गैस की कंपनी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्थ वाली ये कंपनी है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वो देहरान में है, देहरान। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ है यासिर अल रुम्यायन, यासिर अल रुम्यायन। इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी मलाला यूसुफजई ने रजिया, सोनम और तंजिया, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब मलाला यूसुफजई जो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है पाकिस्तान से, इनके नाम को शायद आप सब जानते हैं। इन्होंने अभी इन तीनों को, जो ये भारत से हैं, रजिया, सोनम, तंजिया, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों नियुक्त किया है? क्योंकि ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियां हैं जिन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है। इनमें से एक तो ऐसी हैं जिसको बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 1 साल काम करके पैसे कमा के फिर अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। इनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये इतनी गरीब है। तो नवभारत समाज कल्याण समिति है अपने इंडिया में, जिसकी महासचिव है, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, रेहाना रहमान। उसने अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लघु फिल्म बनाई है इन लड़कियों पर, इन्होंने जो पढ़ाई का संघर्ष किया है उन पर। और उस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया था एक महिला ने, जिनका नाम भूमिका था, और वो मलाला फंड में काम करती थी जो अमेरिका में है। तो उसने ये मूवी वहां दिखाई। तो मलाला यूसुफजई ने उस मूवी को देखकर इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है। तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2020 का खिताब मिला है? तो हमारा आंसर होगा जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा। ये क्रिकेट जगत में दिया जाता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप जानते हो। और ये तीनों को दिया गया है। तो जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा, इनको क्यों दिया गया है ये? तो जैक कैलिस, ये वनडे और टेस्ट मैचों में 10,000 से भी ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, तो इसीलिए ये इनको दिया गया है। और जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के, इन्होंने 5 इंटरनेशनल मैचों में शतक लगाए थे रेगुलर, और दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं ये जो 5 इंटरनेशनल मैचों में शतक लगाने वाला है। और लीसा, ये महिला क्रिकेटर है, इन्होंने 4 बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, इसीलिए ये इनको मिला है। अच्छा, अपने भारत से भी किसी को मिला है क्या? तो अपने भारत में पिछले साल सचिन को ये अवार्ड मिला है। और उनको क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच, 200, लगभग 200 मैच खेले उन्होंने, और उन 200 मैचों में, टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा शतक अपने सचिन के नाम है, इसीलिए सचिन को भी ये किताब दिया गया था। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कोरोना लक्षण की जानकारी हेतु कलाई आधारित ट्रैकर लॉन्च किया है? कलाई आधारित ट्रैकर ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। जैसे कि जो एक डिजिटल वॉच आती है जिसे आप अपनी कलाई पर बांधते हो, उसी तरह ये कलाई आधारित ट्रैकर है। ये आपको कोरोना के लक्षणों के बारे में जानकारी देगा। ये आरोग्य सेतु से कनेक्ट रहेगा। ये आरोग्य सेतु से कनेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, उसमें ब्लूटूथ सुविधा भी रहेगी। ये जैसे ही आप कंटेनमेंट जोन में जाते हो, ये तुरंत आपको सूचित कर देगा। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आईआईटी मद्रास ने अभी लॉन्च किया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापक एकीकृत सीमा योजना के तहत पाक और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ को कितने ड्रोन मिलने की स्वीकृति मिली है? तो हमारा आंसर होगा 436 ड्रोन। इतने ड्रोन अभी पाक और बांग्लादेश की सीमा पर जो बीएसएफ वहां पे हैं, उनको इतने ड्रोन मिलेंगे। बीएसएफ
तो बीएसएफ की फुल फॉर्म आपको पता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और अभी इसके नए महानिदेशक नियुक्त हुए राकेश अस्थाना। चलो, जब भारत पाक की बात आ गई है तो हम पाक और भारत की सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। भारत पाक और भारत बांग्लादेश, इन दोनों की जो सीमाएं, दोनों को ही रेड क्लिप बोलते हैं। लेकिन दोनों की आप सीमा रेखा याद रखना कि किस सीमा की कितनी लंबाई है। जो भारत और पाक सीमा है, भारत और पाक सीमा है, उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। भारत पाक की सीमा रेड क्लिप, जिसमें से 1170 किलोमीटर इतनी जो है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान इतनी 1170 किलोमीटर टच करता है पाकिस्तान को। बाकी पंजाब और गुजरात से जुड़ी हुई है। और भारत की जो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वो मिलती है बांग्लादेश के साथ। और कितनी मिलती है? 4096 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। और बीएसएफ की भी इतनी बात याद रखिएगा आप कि बीएसएफ केवल और केवल भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही कार्यरत है। यानी कि जहां रेड क्लिप लाइन है वहीं पे बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बाकी चीन ले लो आप, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका, कहीं भी बॉर्डर फोर्स नहीं है। कहीं भी बीएसएफ के जवान किसी भी सीमा पर कार्यरत नहीं है। ओनली पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर कार्यरत है। इतना आप ध्यान रखिएगा। 436 ड्रोन के भी स्वीकृति मिले व्यापक एकीकृत सीमा योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में वाहन बीमा रिन्यू करवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी अनिवार्य किया है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली एनसीआर के एरिया में, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, आप जानते हो। तो जो वाहन है उनका बीमा करवाने के लिए, इंश्योरेंस या रिन्यू करवाने के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी, ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। जब आपके पास ये होगा तभी आपका इंश्योरेंस रिन्यू होगा। या अगर आपकी ये पीयूसी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो आपका इंश्योरेंस या आपकी क्षति आपूर्ति आपको मिलेगी नहीं। तो इसके बारे में सत्य कथन पर हमको चर्चा करनी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हमारे पास कि इसे IRDAI ने लॉन्च किया है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। IRDAI, जिसे आप इरडा भी बोलते हो, ये इरडा की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इरडा की फुल फॉर्म है। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं हम कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश पर जारी हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश पर ही जारी हुआ। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों के बारे में आप इरडा की फुल फॉर्म याद रखिएगा। नॉर्मली भाषा में इसको इंश्योरेंस रिगार्डिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, लेकिन इसकी जो कंप्लीट फुल फॉर्म है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की ठोस आंतरिक कोर की उम्र को बदलकर शोधकर्ताओं ने कितना कर दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा 1.3 अरब वर्ष। तो जो पृथ्वी की ठोस आंतरिक कोर है, ये देख पा रहे होंगे आप बिल्कुल, ये सेंटर में जो ये ठोस आंतरिक कोर है, इसकी जो पहले एज बताई जाती थी वो बताई जाती थी 56 करोड़ 5 लाख वर्ष अनुमानित है। ये स्पेकुलेटेड एज है ये। उसके बाद में अभी शोधकर्ताओं के नए रिसर्च के अनुसार इसकी जो आयु है वो बताई गई है 1.3 अरब वर्ष। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ये पृथ्वी की सॉलिड इनर कोर है और इसका अभी जो एज का अनुमान लगा है वो वैज्ञानिकों ने 1.3 अरब वर्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस राज्य ने भारत के सबसे लंबे रिवर रोप वे का उद्घाटन किया है? रिवर रोप वे मतलब नदी पर ऐसा पुल जो रस्सियों से बना होता है, रस्सियों से सामानों की आवाजावी होती है, तो उसको बोलते हैं रोप वे। तो ये किसने चालू किया है? ये अभी असम ने चालू किया है। असम ने गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने के लिए इसको चालू किया है ताकि पर्यटन को आसानी मिल सके और सामानों को इधर उधर ले जाने में आसानी रहे। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये असम ने चालू किया गया है। तो असम के बारे में भी जान लेते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर, और असम के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है जगदीश मुखी। तो आप असम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया था आपको कि आज हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बातचीत करेंगे। ये एक नागरिक सम्मान है
और भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे पहले नंबर का सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न जो होता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जो राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। अब इन सेवाओं में कला हो सकती है, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल भी हैं। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1954 में। 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति, जो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने की थी। तो राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसकी स्थापना 1954 में की थी। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। और इस लेकिन 1955 के बाद ये मरणोपरांत भी मिलने लग गया। अच्छा, ये अभी तक 48 दिए जा चुके हैं और एक वर्ष में 3 जनों को दिए जा सकते हैं। पहली बार जो ये था, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था और अभी लास्ट टाइम 2019 में 3 जनों को दिया गया। नानाजी देशमुख जो ये थे, इनको मरणोपरांत मिला था। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत मिला है और ये संगीत से थे। और प्रणब मुखर्जी, इनको भी, ये 3 जने जिनको 2019 में मिला था भारत रत्न। और देखिए, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न मिला है। खेल जगत में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को मिला है और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी सचिन ही है। तो सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र शख्स हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका 1988 में SS सुब्बलक्ष्मी है, सुब्बुलक्ष्मी है। तो इनको भारत रत्न मिला था। और मरणोपरांत में आप एक नाम और ध्यान रखिएगा कि मरणोपरांत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मिला था। ये 1955 में पहली बार मरणोपरांत उन्हीं को मिला था। फिर उनके बाद मरणोपरांत दिया जाने लगा ये। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जाता है। लेकिन 3 जने ऐसे भी हैं जो भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको भारत रत्न दिया गया क्योंकि उनका योगदान ही इतना महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले दिया गया ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान, अगर आपने इंडिया जीके पढ़ी हो तो इनका नाम जरूर पढ़ा होगा क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत का गांधी कहा जाता है। सीमांत का गांधी या सरहदी गांधी भी इनको कहा जाता है। और अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने संविधान सभा में हस्ताक्षर हिंदी में किए थे, बाकी सबने इंग्लिश में किए थे। जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो या उनके अलावा भीमराव अंबेडकर हो, सबने इंग्लिश में हस्ताक्षर किए। हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले पूरी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनमें एकमात्र ये थे अकेले। और ये पाकिस्तान से, ये डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान में चले गए। इनका जन्म पेशावर में हुआ था। तो और दूसरे कौन है? दूसरे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी ये पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा जो भारत की नहीं है लेकिन उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था सेवा करने में, तो उनको भी ये पुरस्कार मिला है। और साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार मिला है। तो आज हम भारत रत्न के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अब कल हम पद्म विभूषण के बारे में बात करेंगे। पद्म विभूषण, तो बने रहेगा कल वीडियो के साथ। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और पसंद आए तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।